हेलो स्टूडेंट, मैं आज केमिस्ट्री इंटर की कक्षा 12 के केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी का एक टॉपिक लेके आया हूँ, आर्हेनियस समीकरण और आर्हेनियस इक्वेशन। आइए जानते हैं हम लोग आर्हेनियस समीकरण क्या होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर ताप के परिमाणात्मक निर्भरता की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक स्वांटे आर्हेनियस ने की। उन्होंने सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा के आधार पर एक सरल समीकरण प्रतिपादित किया जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है, जो इस प्रकार है। A बराबर ए पावर माइनस EA अपान RT। इसको समीकरण 1 कर देंगे। यही जो समीकरण है इसी को आर्हेनियस समीकरण कहा है। जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक A एक स्थिरांक है जिसे आवृत्ति कारक या आर्हेनियस कारक भी कहा जाता है। जो नियतांक A है यह अभिकारक अणुओं की प्रति सेकेंड द्विसंघटों की आवृत्ति को व्यक्त करता है, यानी एक सेकेंड में क्रमागत 2 टक्करों की या संघटों की जो आवृत्ति होती है उसको व्यक्त करता है। और जो ये है वह सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। R गैस स्थिरांक है, नियतांक है। T तंत्र का परम ताप या केल्विन ताप। यही जो सरल समीकरण है इसी को आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर अभिक्रिया के जो वेग होता है या उसकी दर होता है ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, किस परिमाण में निर्भर करता है, उसको इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया की दर का अनुमान उसके वेग स्थिरांक से कर सकते हैं। और यहाँ परम ताप T है, तो ये दोनों को की निर्भरता का जो ये समीकरण है जैसे हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस समीकरण को और छोटे रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ कर सकते हैं समीकरण 1 का समीकरण 1 के दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पे लघुगणक का मतलब लॉगरिथम, लॉग लेने पे तो यहाँ हो जाएगा लॉग K हो जाएगा, आधार E हो जाएगा, इधर भी लॉग E पावर माइनस EA अपान RT बेस E। अब यहां से इसको और सरल रूप में व्यक्त कर सकते हैं लॉग K बराबर। अब यहाँ पर दो व्यंजकों का गुणा मान सकते हैं A इंटू इतना, तो इसको लॉग में तोड़ेंगे तो लॉग A प्लस लॉग E पावर माइनस EA अपान RT आधार E। या इसको लिख सकते हैं लॉग K बराबर लॉग A। अब इसमें आधार E भी है और इसका लॉग का आधार E है और इसका जो घात ये है E है। तो इस तरह से ये वाला बस पीछे आ जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो कह देंगे कि माइनस EA अपान RT आ जाएगा। अब यहाँ इस आधार E को 10 आधार में बदलने के लिए 2.303 को गुणा कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2.303 log K आधार 10 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2.303 log A आधार 10 माइनस इसमें भी उतना गुणा हो जाएगा
2.303 EA/RT। अब यहां से इसका मान निकाल सकते हैं, log के आधार 10, ये संख्या का भाग हो जाएगा, यहां से समाप्त हो जाएगा। ये इसमें नहीं करेंगे, इसमें लाभ है नहीं, इतना कर देंगे। अब इस संख्या का भाग देंगे, ये कट जाएगा, फिर इसमें आएगा, इसमें भाग आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा log a आधार 10 माइनस EA/2.303 RT। या इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, log के आधार 10 बराबर, इसको इधर लेंगे, माइनस EA/2.303 RT प्लस log a। ये फाइनल फार्मूला है। अब इस समीकरण को देख के यह विक्रिया का वेग स्थिरांक है, और यहां पर देखेंगे परमताप T है। यहां से स्पष्ट होता है कि किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसका वेग स्थिरांक बढ़ जाता है, अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। यहां से समझ सकते हैं लोग, T का मान जब बढ़ाएंगे तो ये पूरा मान जो होगा बढ़ जाएगा, T का मान बढ़ाएंगे तो ये पूरा मान घट जाएगा, तो घट जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक में कम रहेगा, तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो उसका मान अधिक आएगा। और जब इसका मान पूरा का मान इस पक्ष का अधिक आएगा तो K का मान भी अधिक आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब परम ताप T का मान बढ़ाएंगे तो हर में है, तो ये पूरा इधर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ऋणात्मक मान भी कम हो जाएगा, तो कम ऋणात्मक मान इसमें से निकलेगा, तो इस तरह से पूरा मान अधिक आएगा, तो K का मान भी बढ़ जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है, इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसकी दर बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सक्रिय ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ की सक्रिय ऊर्जा की गणना करने के लिए इसमें 2 विधियां प्रचलित हैं। तो आइए उन विधियों के बारे में जानते हैं। पहली विधि है ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उसके वेग स्थिरांक के संबंधित जो आर्हेनियस का समीकरण मिला था, अंतिम में मिला था कि log के आधार 10 बराबर माइनस EA/2.303 RT प्लस log A। अब किसी भी दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस समीकरण के अनुसार यदि log K और 1/T परमताप के व्युत्क्रम के बीच ग्राफ खींचा जाए तो यही AB ग्राफ मिलता है इस तरह से। तो इस AB ग्राफ द्वारा उस अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, यहां से तुलना करेंगे कि log K को y अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है और 1/T को x अक्ष पर। तो इसके जगह जो रैखिक समीकरण होता है इसको y लिख सकते हैं, y बराबर यहाँ 1/T को x में लिखेंगे और जो बचेगा माइनस बचेगा EA/2.303 R बचेगा, 1/T बचेगा तो उसको x कर देंगे, प्लस इस पूरे को y अक्ष पर कटा विस्थापन मान सकते हैं या कटा हुआ परिक्षेप मान सकते हैं, इतना दूरी c, इसको लिख सकते हैं c से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ से जो सरल समीकरण तो होता है y बराबर होता है mx प्लस c होता है, जहाँ m रेखा की प्रवणता कहलाता है,
यह इसका स्लोप कहलाता है। तो यम बराबर हम लोग जानते हैं, यम बराबर होता है tan थीटा, यही इसकी प्रवणता कहलाती है। tan थीटा, थीटा क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है या जो वक्र होता है यक्स अक्ष के साथ उसका झुकाव थीटा हो। अब ये थीटा हो जाएगा, तो इसमें यदि ग्राफ पर दो बिंदु ए और बी लेंगे तो उसके समतुल्य मूल बिंदु सी ले लेंगे। यहाँ पर मूल बिंदु होगा वो, यहाँ पर सी ले लेंगे, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो इसमें से tan थीटा निकालेंगे, प्रवणता आएगा, तो लंब बटे आधार आएगा, यानी CA अपान CB हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे CA का मान हम ग्राफ द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई नाप लेंगे, और CA की माप देख लेंगे y अक्ष पर, और CB की माप दे देंगे x अक्ष पर, इन दोनों का मान रख देंगे। यही जो यम है प्रवणता है, इस समीकरण से तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा माइनस ये अपान 2.303 R। तो ये इसके बराबर हो जाएगा अंत में। इस तरह से निकाल सकते हैं इसका मान, CA अपान CB बराबर लिख सकते हैं माइनस ये बटे 2.303 R। और यही जो है CA अपान C, यही कहलाता है प्रवणता कहलाता है, स्लोप कहलाता है। यही होगा CA अपान CB, और ये इसके बराबर होगा। इसका मान रख देंगे निकाल के ग्राफ से, और R का मान रख देंगे, तो यहाँ से सक्रिय ऊर्जा E का मान, EA का मान निकल जाएगा। तो ये पहली विधि है ग्राफिकल मेथड या ग्राफिक विधि। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी भी अभिक्रिया से संबंधित जो अभिकारक है उसके लिए उसके वेग स्थिरांक और परम ताप के बीच ये ग्राफ खींचा रहेगा, तो उस ग्राफ द्वारा हम लोग उस निश्चित ताप पर, किसी भी निश्चित ताप पर सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये पूरे ग्राफ के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान नियत रहेगा, क्योंकि इसका ढलान या जो प्रवणता है या स्लोप है वो नियत है। तो किसी एक अभिकारक के लिए हमेशा ये जो ग्राफ होगा वो हमेशा सीधी रेखा होगी, उसका ढाल हमेशा नियत रहेगी। तो ये पहली विधि। इसके बाद दूसरी विधि आते हैं हम लोग, वेग स्थिरांक विधि, रेट कांस्टेंट मेथड। अब इस विधि में आर्हेनियस समीकरण का सहारा लिया जाता है। अब आर्हेनियस समीकरण का जो सरल रूप था इस तरह से था, log k आधार 10 बराबर माइनस EA बड़े 2.303 RT प्लस log A आधार 10। ये समीकरण था, आर्हेनियस के समीकरण के अनुसार था। अब इसमें यदि T1 और T2 ताप पर उनके वेग स्थिरांक के जो मापित मान है, मान लीजिए K1 और K2 है। जब किसी भी अभिक्रिया का ताप मान लीजिए T1 है तो उस समय उसका वेग स्थिरांक मान लीजिए K1 है। फिर जब उसका ताप T2 हो जाता है तो वेग स्थिरांक मान लीजिए क्या होता है, K2 हो जाता है। तब अब इसी मान को समीकरण, जब ताप T1 होगा तब उसका वेग स्थिरांक K1 लिया गया, और जब ताप T2 होगा तब वेग स्थिरांक K2 होगा। तो इसमें रख सकते हैं कि ताप, यहाँ पर मान इसका रख दें कि K1 के लिए, जब ताप T1 है तब वेग स्थिरांक K1 होगा, तो यहाँ K1 रख देंगे और T के यहाँ T1 रख देंगे। तो इस तरह से समीकरण हमको मिल जाएगा, log K1 आधार 10 बराबर हो जाएगा माइनस EA अपान 2.303 RT1 प्लस log A। ये समीकरण 1 हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरी परिस्थिति के लिए जब ताप T2 रखेंगे तो वेग स्थिरांक K2 हो जाएगा। तब उसके लिए समीकरण इसी तरह से प्राप्त सकते हैं, log K2
बराबर माइनस ये बटे 2.303 RT2 प्लस लॉग ए आधार 10। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहां समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। समीकरण 2 से एक को घटाने पे अब इसको घटा देंगे तो इधर हो जाएगा log K2 माइनस log K1 बराबर इधर हो जाएगा, इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे तो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ये अपान 2.303 कॉमन ले लेंगे, आर भी कॉमन ले लेंगे तो इधर आएगा 1/T1 माइनस 1/T2 और ये वाला घट के समाप्त हो जाएगा। फिर यहां से लिखेंगे log आधार 10 K2 अपान K1 होगा बराबर ये अपान 2.303 R फर्स्ट में 1/T1 माइनस 1/T2। अब ये समीकरण मिल जाएगा हमको। अब इस समीकरण से हम लोग सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। K2 K1 का मान दिया रहेगा, इसका मान रख लेंगे इसमें। R गैस नियतांक है, इसका मान रख देंगे। ताप T1 और T2 का मान रख देंगे। तो बस यही E का मान इस समीकरण को हल करके ज्ञात कर लेंगे। तो ये दूसरी विधि है वेग स्थिरांक विधि। तो किसी भी अभिक्रिया का विभिन्न ताप पर वेग स्थिरांक दिया रहेगा तो उससे हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करके उसकी सक्रियण ऊर्जा, उसमें उपस्थित अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो ये दो विधियां थी सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी पदार्थों या क्रियाकारी स्पीशीज जैसे परमाणु, अणु या आयन की जो संख्या होती है उसी को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जिनका एक साथ टकराना संभव होता है या उनके अभिक्रिया के बाद ही उत्पाद बनते हैं, उनकी ही संख्या को बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एक बार फिर इसको समझ लीजिए, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उसमें उपस्थित क्रियाकारी स्पीशीज जैसे परमाणु, अणु या आयन की संख्या जिनका एक साथ टकराना संभव होता है वो उसकी आणविकता कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उपस्थित जो अणु होता है, परमाणु होता है या आयन होता है, उनकी संख्या ही उसकी आणविकता कहलाती है, जबकि उनका एक साथ टकराकर उत्पाद बनाना संभव हो तभी उनके संख्या को उसकी आणविकता कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः दो तरह की होती है, एक होती है मौलिक अभिक्रिया, दूसरा होता है जटिल अभिक्रिया। मौलिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन और जटिल अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। तो जो मौलिक अभिक्रिया होती है उसमें किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कैसे निर्धारित करते हैं और जटिल अभिक्रिया में उसकी आणविकता कैसे निर्धारित करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता कैसे निकालते हैं कि कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक या क्रियाकारी पदार्थ जैसे परमाणु, अणु, आयन की संख्या को ही
उसकी आणविकता कहते हैं। यानी मौलिक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि उत्पाद जो होता है केवल एक ही पद में बन जाता है, यह अभिक्रिया केवल वन स्टेप में ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को मौलिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मौलिक अभिक्रिया का यदि संतुलित समीकरण दिया रहेगा तो उसमें उपस्थित क्रियाकारी पदार्थों जैसे परमाणु, अणु या आयन की जो संख्या है, कुल संख्या है, वही उसकी आणविकता कहलाएगी। जैसे इसमें मौलिक अभिक्रियाओं के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन H2O2 का। तो H2O2 का जब विघटन होता है तो वह जल और ऑक्सीजन में विघटित होता है। इसको संतुलित करेंगे तो इस तरह से आता है। संतुलित समीकरण है तो इसमें क्रियाकारी पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु है और इसकी संख्या कितनी है, या कुछ लिखा नहीं गया तो 1 मानेंगे, इसलिए इसकी आणविकता मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता 1 होगी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन। तो इसका जब विघटन होता है तो H2 प्लस I2 ये सब गैसें प्राप्त होती हैं, तब ये भी संतुलित समीकरण है। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके अणु की संख्या 2 है, इसलिए अभिक्रिया की आणविकता 2 कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी बराबर 2। इसी तरह से और ले सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का संयोजन होता है, NO ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं O2 से, NO2 बनता है। अब इसको संतुलित कर देंगे तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, इधर 2 4, इधर 2 बराबर हो गया। तो यहाँ से इसकी आणविकता, अब इसके इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, NO और O2। तो इनकी जो संख्या है, कुल संख्या, उसकी आणविकता कहलाएगी। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, कुल मिला के 3 हो जाएगा। इसकी मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं। तो ये है मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। अब जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता में सीखेंगे कि जटिल अभिक्रिया के मंद सोपान में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और जो मंद सोपान होता है वही अभिक्रिया के वेग का निर्धारक होता है, वही अभिक्रिया के वेग या दर को निर्धारित करता है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी जटिल अभिक्रिया के मंद सोपान अर्थात अभिक्रिया वेग निर्धारक सोपान में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे इसमें एक जटिल अभिक्रिया का उदाहरण हम लोग लेंगे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड NO है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है H2 से, तो नाइट्रोजन गैस N2 और जल बनता है H2O। ये जटिल अभिक्रिया होता है, इसको संतुलित कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 कर देंगे, नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, उधर 1 ही है तो यहाँ 2 गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ फिर 2 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है जटिल अभिक्रिया, यानी ये 2 स्टेपों में या 2 सोपानों में संपन्न होती है। पहला इसका स्टेप क्या है, स्टेप 1, इसका स्टेप पहला है कि नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है पहले, तो यहाँ बनता है N2 बनता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है H2O2। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप में आता है कि H2O2 अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से
तब यहाँ H2O बनता है। ये दूसरा स्टेप। अब इन दोनों स्टेप को संतुलित करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर भी 2, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2। अब इसके बाद इसमें देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 और ये हाइड्रोजन 2, 4 हो गया। तो यहाँ 2 गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप होते हैं। इन दोनों स्टेपों में देखा गया है कि ये जो पहला स्टेप है ये मंद होता है, यही मंद सोपान कहलाता है। इसका मंद अभिक्रिया होती है, तो यही इसके वेग का निर्धारण करती है। तो अभी बताया ना कि जटिल अभिक्रिया में जो मंद सोपान होता है या वेग निर्धारक स्टेप होता है, उसमें जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं या परमाणुओं की जो संख्या होती है वही उसकी आणविकता कहलाएगी। तो इसमें इसकी आणविकता हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड की अणु संख्या 2, हाइड्रोजन का 1। इस तरह से इसकी आणविकता हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से निकालते हैं किसी भी जटिल अभिक्रिया की आणविकता। अब जो जटिल अभिक्रिया है उसमें ये पता होना चाहिए या ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा सोपान मंद है या वेग निर्धारक सोपान है, तब उसके संतुलित समीकरण के उससे उसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता ज्ञात करने के नियम या सिद्धांत थे। इसी के द्वारा हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे वो अभिक्रिया मौलिक अभिक्रिया हो चाहे जटिल अभिक्रिया हो, उसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हैं।